हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 2 के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है क्या। पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे कार्बोहाइड्रेट दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। एक पहला है शर्कराएं और दूसरा है पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। पहला है शर्कराएं और दूसरा है पॉलीसेकेराइड। अब इन शर्कराओं के अंतर्गत हम मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। जो शर्करा होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित जो किए गए हैं, पहला है शर्कराएं। जो शर्करा होती है इसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड का स्वाद मीठा नहीं होता है। अतः इन्हें एक प्रकार से अशर्कराएं भी कहते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड का जो स्वाद होता है वो मीठा नहीं होता है, इसे इस प्रकार से अशर्कराएं भी कह सकते हैं। ठीक है ना। पहला है शर्कराएं। शर्कराओं का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, और इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि शर्कराओं को जो विभाजित किया गया है, जो वर्गीकृत किया गया है, वो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है ना। तो आइए हम शर्कराओं के अंतर्गत पहली शर्करा मोनोसेकेराइड का अध्ययन करते हैं। मोनोसेकेराइड होता है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोनोसेकेराइड जो शर्कराएं अधिक लघु अणुओं में जलावघटित नहीं होती हैं, मोनोसेकेराइड कहलाती हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो शर्कराएं जलावघटित होने पर मोनोसेकेराइड जलावघटित नहीं होती हैं, अपने लघु अणुओं में जलावघटित नहीं होती हैं। कहने मतलब यह था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, यदि इस कार्बोहाइड्रेट का जलावघटन होता है तो यह कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल नहीं देगा। समझ रहे हमारी बात नहीं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है, जो एग्जाम्पल हमने दिया आपको, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है ना, ये जो शर्कराएं हैं, इन शर्कराओं का यदि हम जल अपघटन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल नहीं उत्पन्न होंगे। यही कह रहा है कि जो शर्कराएं अधिक लघु अणुओं में जलावघटित नहीं होती हैं, मोनोसेकेराइड कहलाती हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। कहने मतलब यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट जलावघटित होने पर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल नहीं देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर आपको बताया कि ग्लूकोज जो फार्मूला होता है C6H12O6, यही फ्रैक्टोज का भी होता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का समान होता है कंपोजिशन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है मोनोसेकेराइड का, CnH2nOn है। जो इस सूत्र को फॉलो करेगा वह उस यौगिक का मोनोसेकेराइड के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर n है क्या, n कार्बन की संख्या है। यदि हम ग्लूकोज का अध्ययन करें कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का यौगिक है कि नहीं है, तो हम आप जानते हैं कि ग्लूकोज का जो कंपोजिशन होता है C6H12O6 होता है। अब यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, 6 है। 6H2 n के स्थान पर कितना हो जाएगा, 6, और n के स्थान पर कितना हो जाएगा, 6 आएगा। कितना, C6H12O6 आएगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि यह मोनोसेकेराइड का यौगिक है ना। जैसे हम कहें C6H10O5, ध्यान दीजिएगा, स्टार्च, C6H10O5 स्टार्च, सेलुलोज,
यदि इसको हम कहें कि ये मोनोसेक्राइड है कि नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है वो 6 है, तो इस सूत्र में जब रखेंगे तो 6 2 इंटू 6 और ओ एन की घनता एन कितना है 6 है, तो आएगा कितना, क्योंकि कार्बन संख्या यहाँ पर 6 है तो आएगा कितना C6H12O6 आएगा। इसका मतलब कि ये जो यौगिक है यह इस सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह यौगिक मोनोसेक्राइड नहीं है। यहाँ पर एन का मतलब कार्बन की संख्या होगी। यहाँ पर आप देखें कि ग्लूकोज जो था वह इस सूत्र को फॉलो कर रहा था, इस कारण से यह मोनोसेक्राइड है। लेकिन हमने स्टार्च का एग्जाम्पल जो दिया आपको C6H10O5, यदि इस पर इस सूत्र को लगाते हैं तो कार्बन की संख्या 6 है, C6H2 एन मतलब 6 कार्बन, ऑक्सीजन 6 होगा, एन मतलब कार्बन की संख्या, तो आए कितना C6H12O6, जो कि ए और ए फार्मूला और ए फार्मूला दोनों क्या हैं, अलग हैं। इसका मतलब कि ये जो यौगिक है या इस सूत्र को फॉलो नहीं करा, इसका मतलब कि ये मोनोसेक्राइड नहीं है। ठीक है ना। तो ये था मोनोसेक्राइड। और ये कह रहा कि मोनोसेक्राइड जल अपघटित होने पर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल नहीं देते हैं। कैसे? C6H12O6 जब इसका जल अपघटन होता है तो बनता है एथिल अल्कोहल C2H5OH, जाइमेज उत्प्रेरक उपस्थिति में C2H5OH और CO2। ठीक है ना। यहाँ पर ना तो एथिल अल्कोहल ही कार्बोहाइड्रेट है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ही एथिल अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट है। ना तो एथिल अल्कोहल ही कार्बोहाइड्रेट है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब कि जब हम इस मोनोसेक्राइड यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का कोई भी मॉलिक्यूल उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। फिर से देखिएगा, हमने बताया आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होने पर कोई भी शर्करा के मॉलिक्यूल नहीं देते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि जब ग्लूकोज का जल अपघटन होता है तो बनता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एथिल अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब इसके जल अपघटन के द्वारा कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं होती है। इस कारण से कौन सी शर्करा होगी? मोनोसेक्राइड होगी। समझे? ठीक है ना। यहाँ पर पुनः जो शर्कराएं अधिक लघु अणुओं में जल अपघटित नहीं होती हैं मोनोसेक्राइड कहलाती हैं। इनका सामान्य सूत्र हमने आपको बताया, CnH2nOn होता है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज आदि, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोसेक्राइड की। आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है 4 एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इसमें कौन सा मोनोसेक्राइड है, दे दिया उसमें फ्रैक्टोज, और एग्जाम्पल दे दिया सुक्रोज, दे दिया माल्टोज, दे दिया स्टार्च, दे दिया, तो ऑप्शन कौन सा ही होगा? फ्रैक्टोज। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कौन से यौगिक मोनोसेक्राइड हैं और आगे जो हम पढ़ा रहे हैं ओलिगोसेक्राइड हैं और कौन पॉलीसेक्राइड हैं, तभी आप उनको अलग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आइए अगला यह हम देते हैं, अगला टॉपिक ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड ये भी शर्करा का दूसरा भाग है। ओलिगोसेक्राइड जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के कुछ अणु 2 से 10 अणु देते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहलाती हैं। कहने का मतलब यह था कि यदि ऐसी शर्करा हो जिसका हम जल अपघटन करें तो मोनोसेक्राइड के या 2 से 10 मॉलिक्यूल तक उसके अणु बनते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत। जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर
मोनोसेक्राइड के कुछ अणु, यहाँ पर लिखा गया 2 से 10 अणु। यदि मोनोसेक्राइड अणुओं की संख्या 2 से 10 अणु के मध्य में आती है तो वह कौन सा यौगिक होगा? ओलिगोसेक्राइड होगा। जैसे हम आपको बताएं, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड आदि, etc आदि। ठीक है ना। जैसे हम ओलिगोसेक्राइड में एक एग्जाम्पल आपको बताएं कि यदि इसका जलावघटन होता है तो मोनोसेक्राइड के 2 मालिक्यूल बनते हैं और इसे डाइसेक्राइड भी कहते हैं। जैसे C12 H22 O11। ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज है और जब सुक्रोज का जलावघटन होता है तो अणु H2SO4 की उपस्थिति में सुक्रोज, जब इसका जलावघटन होता है तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रैक्टोज C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है और ये क्या है? फ्रैक्टोज है। ये क्या है? फ्रैक्टोज है। हमने आपको अभी बताया कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो होते हैं ये मोनोसेक्राइड हैं और परिभाषा यही कह रही है कि वे शर्कराएं जो जलावघटित होने पर मोनोसेक्राइड के 2 से 10 अणु देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड। जब सुक्रोज का जलावघटन होता है तो बनता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, 2 मालिक्यूल हैं और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों हैं क्या? मोनोसेक्राइड है। अभी आपको हमने बताया ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों क्या हैं? मोनोसेक्राइड हैं। इसका मतलब सुक्रोज जो है वह क्या है? ओलिगोसेक्राइड है। यही बताया गया ना कि जो शर्कराएं जलावघटित होने पर मोनोसेक्राइड के कुछ मालिक्यूल 2 से 10 मालिक्यूल के बीच में यदि वो मोनोसेक्राइड के अणु देते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो हम उसे कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। यहाँ पर सुक्रोज का जब जलावघटन होता है तो बनता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों क्या हैं? मोनोसेक्राइड हैं। ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे? यह ओलिगोसेक्राइड है। ध्यान दीजिए, जो शर्कराएं जलावघटित करने पर मोनोसेक्राइड के कुछ अणु 2 से 10 मालिक्यूल देती हैं उन्हें ओलिगोसेक्राइड कहते हैं और उन्हें हम एग्जाम्पल डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड etc। इसका मतलब कि जो मालिक्यूल 2 अणु देंगे मोनोसेक्राइड के तो उन्हें हम डाइसेक्राइड कहेंगे और जो ओलिगोसेक्राइड जलावघटित होने पर 3 अणु देंगे मोनोसेक्राइड के तो उसे हम ट्राइसेक्राइड कहेंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं यहाँ पर डाइसेक्राइड का। ध्यान दीजिए, डाइसेक्राइड जलावघटित करने पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु देते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो ओलिगोसेक्राइड जलावघटित करने पर 2 मालिक्यूल देगा मोनोसेक्राइड के उसे हम क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जल अवघटित करने पर मोनोसेक्राइड के कितने अणु देंगे? 2 अणु देते हैं। तो इसी कारण से जब 2 मालिक्यूल देगा इस कारण से हम उसे क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सभी क्या हैं? डाइसेक्राइड हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सभी क्या हैं? डाइसेक्राइड। ध्यान दीजिएगा, सभी एग्जाम्पल याद होने चाहिए, तभी कई बार कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सी शर्करा ओलिगोसेक्राइड है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछेगा आपको कौन सा इसमें ओलिगोसेक्राइड है। और जब आपको ये मालूम होगा कि ये यौगिक मोनोसेक्राइड है, यह यौगिक ओलिगोसेक्राइड है, यह यौगिक पॉलीसेक्राइड है, यदि आपको एग्जाम्पल याद रहेंगे तभी आप सही कर पाएंगे। इस कारण से आप एग्जाम्पल याद रखिए कि कौन सा मोनोसेक्राइड है, कौन सा ओलिगोसेक्राइड है, कौन सा पॉलीसेक्राइड होगा। ठीक है ना, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन से लेकर यूपी बोर्ड तक हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो हम आपको पढ़ा रहे थे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के 2 मालिक्यूल देते हैं, उन्हें हम कहते हैं डाइसेक्राइड।
यहाँ पर सुक्रोज का जब जल अवघटन होता है तो अणु H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, हमने आपको बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के कंपोजिशन समान होते हैं, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन इनकी संरचनाएं भिन्न होती हैं। कल के एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था जब इसका नामकरण कर रहे थे, और आगे भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। इनके रासायनिक गुणों के बारे में, इनके भौतिक गुणों के बारे में, इनको कैसे बनाया जाएगा, इनका स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सुक्रोज का जब जल अवघटन होगा तो अणु H2SO4 की उपस्थिति में तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों हैं क्या, मोनोसेक्राइड। और जो शर्करा जल अवघटित होने पर मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल देंगे उसे हम क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड। ठीक है ना। आइए, हमने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, एक शर्करा है और एक पॉलीसेक्राइड है। हमने आपको शर्करा के अंतर्गत 2 टॉपिक पढ़ाया, एक मोनोसेक्राइड और एक ओलिगोसेक्राइड। आज अब इसके बाद जो दूसरी शर्करा है पॉलीसेक्राइड, हमने बताया था कि पॉलीसेक्राइड जो स्वाद होता है वह मीठा नहीं होता है, इस कारण से पॉलीसेक्राइड को अशर्कराएं भी कहते हैं। ठीक है ना। देखेंगे पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट जल अवघटित करने पर मोनोसेक्राइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट जल अवघटित करने पर मोनोसेक्राइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। पॉलीसेक्राइड का सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी हमने आपको ओलिगोसेक्राइड बताया, और ओलिगोसेक्राइड में ये बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट का जल अवघटन होता है, आवाज को ध्यान सुनिएगा, यदि 2 से 10 मॉलिक्यूल तक देगा तो वह ओलिगोसेक्राइड होगा। पॉलीसेक्राइड क्या कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट जल अवघटित करने पर मोनोसेक्राइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, वह बड़ी संख्या होगी कितनी, इसका मतलब यदि मोनोसेक्राइड के अणुओं की संख्या 10 तक आती है तो वह ओलिगोसेक्राइड होगा, और जब इसका मतलब कि मोनोसेक्राइड अणुओं की संख्या 10 से अधिक होगी तो हम उसका किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत। कह रहा है ना कि मोनोसेक्राइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, और वह बड़ी संख्या होगी कितनी, मीन्स कि मोनोसेक्राइड अणुओं की संख्या जब 10 से अधिक होगी। समझ रहे ना, क्योंकि 2 से 10 तक तो ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत आएंगी, और जब 10 के ऊपर होगा मोनोसेक्राइड अणुओं की संख्या तो हम उसका किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, पॉलीसेक्राइड के। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट जल अवघटित करने पर मोनोसेक्राइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं, पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। बड़ी संख्या का मतलब आप समझिए कि पॉलीसेक्राइड की बड़ी संख्या का मतलब मोनोसेक्राइड अणुओं की संख्या 10 से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि 2 और 10 के बीच में ओलिगोसेक्राइड आते हैं, और जब 10 के ऊपर अणुओं की संख्या मोनोसेक्राइड की आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड कहेंगे। ठीक है ना। पॉलीसेक्राइड का सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज आदि, ये सभी क्या है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है ना। यहाँ पर स्टार्च C6H10O5N N अणुओं की संख्या है स्टार्च के, और NH2O N यहाँ पर H2O के अणुओं की संख्या है। इसकी उपस्थिति में जब हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में डाइल्यूट HCl उच्च दाब पर हम गर्म करते हैं तो स्टार्च परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। स्टार्च परिवर्तित होता है किसमें, ग्लूकोज में, और यहाँ पर जो ग्लूकोज के अणुओं की संख्या होगी वह 10 से अधिक है। ठीक है ना। इस कारण से स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है। हमने अभी आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट जल अवघटित करने पर मोनोसेक्राइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं,
पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो स्टार्च का जब जलावघटन होता है, स्टार्च का जब जलावघटन होता है तो मोनोसेकेराइड की एक बड़ी संख्या बनती है। एन यहाँ पर एक बड़ी संख्या को इंडिकेट करती है। यहाँ पर एन जो है ग्लूकोज के अणुओं की संख्या है और एन यहाँ पर एक बड़ी संख्या को इंडिकेट करती है जिसकी संख्या 10 से अधिक होगी। ठीक है ना। इसका मतलब कि स्टार्च का हम जब जल अपघटन करते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो स्टार्च परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में, और यहाँ पर ग्लूकोज के अणुओं की संख्या एक बड़ी संख्या होगी एन का मतलब, और बड़ी संख्या का तात्पर्य यह होगा कि उसकी संख्या कम से कम 10 से अधिक होगी, और 2 और 10 के बीच में ओलिगोसेकेराइड आते हैं। ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड इनका स्वाद मीठा नहीं होता। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं स्टार्च, सेलुलोज, इनमें जो स्वाद होता है वो मीठा नहीं होता है। इस कारण से इन्हें अशर्कराएं कहते हैं, अतः इन्हें अशर्कराएं कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का आज के पार्ट में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का अध्ययन किया। ठीक है। अब अगले पार्ट में हम मोनोसेकेराइड के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इन सभी यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।